नमस्कार, जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज यह रेलवे जीके जीएस के लिए दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आगे आने वाली रेलवे की आरपीएफ, कांस्टेबल, एएसआई तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यदि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें तो नीचे टेलीग्राम लिंक दे दूंगा जहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1873 में पूछे या फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछे, आप याद रखेंगे ज्योतिबा राव फुले को। तो फुले जी ने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना पुणे में की थी। दूसरा प्रश्न है, देवप्रयाग में भागीरथी किस नदी से मिलती है? देखिए, भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि ये देवप्रयाग में इनका संगम होता है और आगे चल कर के ये गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो ये करने वाला प्राधिकरण है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक, माफ कीजिएगा, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? एक ही बात है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, ये प्रश्न है। तो आप याद रखेंगे कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन दोनों नामों का एक ही मतलब है। और तीसरा याद रखना है चाणक्य। तो आपसे ऑप्शन में चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त कुछ भी हो आप उसे लगाएंगे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है, किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है? तो देखिए, जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा जो क्षेत्र होता है आयताकार के रूप में, उसे बोलते हैं पिच, और ये होती है क्रिकेट में। तो राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी जानते होंगे कि ये जो है आर्टिकल 22 हमें संरक्षण प्रदान करता है। तो राइट आंसर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार गणगौर किस हिंदू माह में मनाया जाता है? तो देखिए, जो ये त्योहार है गणगौर, ये वार्षिक त्योहार है और ये मनाया जाता है चैत्र माह में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। हिंदू माह के रूप में चैत्र पहला महीना होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी प्रश्नों में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से कर निर्धारित किए जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें, जो कर डायरेक्ट न लग के ग्राहक के रूप में या ग्राहक से वसूला जाता है, उसे अप्रत्यक्ष कर के रूप में निर्धारित किया गया है। तो उसका नाम है यहाँ जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आप सभी ने देखा भी होगा, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं और जिस पर जीएसटी लागू है तो वहाँ जीएसटी लगता है जो आपसे वसूला जाता है। यही एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग ... और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो देखिए, वैयक्तिक प्रयोज्य आय में घरेलू उपभोग, बचत और आयकर के लेखांकन के बाद का खर्च होता है, ये उपलब्ध। तो ये जो है इसका राइट आंसर ए होगा, यानी कि इसमें बचत राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? देखिए, भारत में इस बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जनसंख्या के अनुपात में रोजगार उपलब्ध नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है भारत में कृषि, यानी कि कृषि जो है, किसान भारत में एक खेत अगर है किसी के पास और उस घर में मान लीजिए 2 लोग हैं, तो दोनों लोग उसमें काम कर रहे होंगे तब भी उसी खेत का काम करेंगे उसी। और अगर वो 4 लोग हैं तब भी उसी एक खेत में काम करेंगे, 10 लोग हैं तब भी एक खेत में काम करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि उनके पास रोजगार अन्यत्र जगह कहीं उपलब्ध नहीं है।
तो वह अपना जो है उसी में से भरण पोषण करेंगे। इस प्रकार से उसमें ज़रूरत वास्तव में 2 लोगों की थी, लेकिन बाकी के जो अन्य लोग थे ये अतिरिक्त के रूप में कार्य कर रहे थे। परंतु ये जो है उदाहरण किसका है, तो ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी का, यानी कि ऐसी बेरोजगारी जो आमतौर पर हमें सीधे दिखाई नहीं देती लेकिन ये होती है। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये किसके विविध रूप हैं? तो चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, क्षारक लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? ठीक है, तो जो क्षार होते हैं या क्षारक होते हैं ये लाल लिटमस पत्र को कौन सा कलर देंगे? इसके लिए आप याद रखेंगे, एक तो ये याद रखना है कि अनीला यानी कि जो अम्ल हैं ये क्या करते हैं, ये नीले को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, नीले को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। उसी प्रकार आप याद रखेंगे छलनी। ठीक है, छलनी यानी कि जो क्षार होते हैं या क्षारक होते हैं ये लाल को क्या कर देते हैं, ये लाल को नीले में परिवर्तित कर देंगे। तो आप याद रखेंगे कि ये जो क्षार है या क्षारक है ये लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी जानते हैं कि ये सी यानी कि नीला होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो देखिए ये प्रश्न आप ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना सा था कि पिछले एनटीपीसी एग्जाम में ये प्रश्न आया है, तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ कि प्रश्न ऐसे भी बनते हैं जिन्हें आप ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए उच्च राजस्व संग्रह, सतत विकास, आर्थिक विकास ये कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास के लिए लाभदायक ही होते हैं, परंतु प्रदूषण इसका जो है हानि के रूप में जाना जाता है। जब भी औद्योगिक विकास होता है तो हमें सबसे ज़्यादा समस्या प्रदूषण से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, ... कैबिनेट और राज्यपाल के संपर्क की एकमात्र कड़ी कौन है? देखिए आपसे अगर पूछे जाए कैबिनेट और राज्यपाल के बीच तो आप याद रखेंगे मुख्यमंत्री, यानी कि किसी भी स्टेट में कौन होता है, मुख्यमंत्री। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कैबिनेट और राष्ट्रपति के बीच तब आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, अलरमेल बल्ली निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? अलरमेल बल्ली भारत में जो राज्य है तमिलनाडु उसका एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, तो उसके प्रतिपादक के रूप में अलरमेल बल्ली को जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के रूप में प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला किस राज्य में आयोजित होता है? देखिए ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है सूरज कुंड मेला, तो आप याद रखेंगे कि सूरज कुंड मेला जो है ये फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है, प्रत्येक वर्ष किया जाता है और इसका राइट आंसर हरियाणा होगा, यानी कि फरीदाबाद हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? देखिए पंडित बिरजू महाराज की बात की जाए या फिर लच्छू महाराज की बात की जाए, आप याद रखेंगे कि इन दोनों का ही संबंध कथक से है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1957-58 में हुई थी, यह कहाँ पर स्थित है? देखिए ज़्यादातर मेरे जो प्रश्न हैं ये पूछे हुए प्रश्न हैं, कहीं एनटीपीसी से उठाए हैं, कुछ प्रश्नों को मैंने एएलपी से भी उठाया है, ग्रुप डी से भी उठाया है, साथ में ही एसएससी की तमाम जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से उठाए हैं, कुछ को पीएससी के कुछ प्रश्न जो हमारे इस तरह के हैं उनको उठाया है। तो आप मान के चलिएगा कि ये प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही अगर हम यहाँ बात करें कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी, तो आप याद रखेंगे श्री विष्णु बाकड़कर को। तो बाकड़कर जी ने ये जो है इन गुफाओं की खोज की थी। तो आप ये याद रखेंगे, इन गुफाओं को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये जो गुफाएं हैं ये पाषाण कालीन गुफाएं हैं, भारत में पाषाण काल की गुफाओं के रूप में ये प्रसिद्ध हैं, साथ में अपने शैलाश्रय के लिए जानी जाती हैं और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। तो राइट आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी? देखिए मुक्ति मिशन की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे कि 1889 में पुणे में इसकी जो स्थापना है पंडिता रमाबाई जी के द्वारा की गई थी। वास्तव में मुक्ति मिशन एक ऐसी संस्था थी जहां पर जो युवा महिलाएं विधवा हो जाती थीं या फिर अपने पति के द्वारा त्याग दी जाती थीं, उन महिलाओं के लिए
यहाँ रहने की जगह दी जाती थी। इसीलिए मुक्ति मिशन को जो है युवा विधवाओं की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। तो अगर बात की जाए इसकी, आप एक तो ये फैक्ट याद रखेंगे कि ये पुणे में स्थापित हुई थी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? ये प्रश्न भी ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न को पूछने का यहाँ औचित्य सिर्फ इतना सा है कि आपको वास्तविक से परिचित कराना है कि अगर 1947 से पहले जब भी ये पूछा जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो आप याद रखेंगे कि अल्प विकसित थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने सब कुछ तो लूट ही लिया था। तो ये हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था थी ये अल्प विकसित थी। और साथ में ही आपको ये भी याद रखना है कि ये रुद्ध थी। रुद्ध का मतलब एक तरह की रुकी हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि अगर वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे किस श्रेणी में रखा गया है, तो भारत जो है विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के साइज यानी कि आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सी है? तो देखिए, किसी भी देश में अर्थव्यवस्था की जो सर्वाधिक प्रयुक्त माप है ये है जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका राइट आंसर डी होगा। जीडीपी वास्तव में किसी देश के अंदर प्राय एक वर्ष में जो सभी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है। तो इसका राइट आंसर तो डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा के सबसे नज़दीक स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? देखिए, जो हमारी आकाशगंगा है उसे आप सभी जानते होंगे, जिसे दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है इसके नज़दीक स्पाइरल गैलेक्सी की अगर हम बात करें तो एंड्रोमेडा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? देखिए, भारत में दो ऐसे द्वीप हैं जहां पर ज्वालामुखी मुख्य रूप से अभी वर्तमान में पाए जाते हैं। एक है नारकोंडम द्वीप और दूसरा है बैरन द्वीप। ये दोनों ही अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हैं। लेकिन जिनमें से एक बैरन द्वीप है, जिस बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। लेकिन वहीं आपको याद ये रखना है, नारकोंडम जो द्वीप है यहाँ असक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो आपसे ये दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे। माफ कीजिएगा, ये अक्रिय नहीं असक्रिय, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हैं और अन्यथा आप याद रखेंगे कि इनएक्टिव है, ठीक है। अगला प्रश्न है, न्याग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? देखिए, न्याग्रा जलप्रपात की बात की जाए तो आपसे दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि ये किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो आप याद रखेंगे कि यूएसए और कनाडा, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। किन दो झीलों के मध्य स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तब आप याद रखेंगे बी, यानी कि इरी झील और ओंटारियो झील। ये कहाँ पर हैं? देखिए, दुनिया की महान झीलों के नाम से ये विख्यात हैं और ये ग्रेट लेक्स या महान झीलें कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें 5 झीलें आती हैं, उन्हीं में से इरी झील और ओंटारियो झील है, जिसके मध्य में न्याग्रा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, निम्न में से 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन बना था? तो इस प्रश्न को मैं 2-3 बार करा चुका हूं, तो आप सभी को पता होगा, विट्ठल भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, ये जो है प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने देशों की संवैधानिक विशेषताओं को ग्रहण किया गया है? आप अक्सर पढ़ते रहते हैं कि ये प्रावधान फलाने देश से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है, ये यहाँ से वहाँ से। तो ये जो है प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि कुल कितने देशों से हमने संवैधानिक प्रावधानों को ग्रहण किया है। तो राइट आंसर इसका डी होगा। याद आपको रखना है कि यूरोप के 5 देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और आयरलैंड, साथ में ही उत्तरी अमेरिका के 2 देश यूएसए और कनाडा, एशिया का 1 जापान, अफ्रीका का 1 दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का 1 ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से 5 और 5 10 देश हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? आप सभी जानते हैं कि सदिश राशियां वे होती हैं, सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें परिमाण होता है, यानी कि परिमाण होता है और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। वहीं अगर अदिश राशियां आपसे पूछ दी जाएं तो उसमें परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जिसमें परिमाण भी हो दिशा भी हो, तो बल, यानी कि इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से
किस राशि की परिभाषा मिलती है? देखिए न्यूटन साहब के तीनों ही नियमों से प्रश्न बनते हैं और ये जो प्रथम नियम है इससे हमें बल और जड़त्व की परिभाषा मिलती है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी भारत में कब शुरू हुई थी? तो देखिए रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934-35 से मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? देखिए कोशिका की अगर बात की जाए तो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है जिसे बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? गोबर गैस की अगर बात की जाए तो इसमें सर्वाधिक 65% तक क्या है, मीथेन गैस पाई जाती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें CO2, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड इत्यादि गैसें भी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ आपको प्रसिद्ध पुस्तकें दी गई हैं, दूसरी तरफ आपको लेखकों के नाम दिए गए हैं। इग्नाइटेड माइंड्स की बात की जाए या विंग्स ऑफ फायर की बात की जाए तो आप याद रखेंगे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ही दोनों पुस्तकें हैं। इंडिया डिवाइडेड की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये प्रसिद्ध पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक है। वहीं बात की जाए द व्हाइट टाइगर की तो ये जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये द व्हाइट टाइगर ये अरविंद अडिग की प्रसिद्ध पुस्तक है, ना कि चेतन भगत की। तो आप ये याद रखेंगे, इस पुस्तक के लिए अरविंद अडिग को बुकर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, काफ़ी साधारण सा प्रश्न है कि ये 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 5 जून 1973 को मनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए अगर हम बात करें भारत के स्थान की तो आप याद रखेंगे 125 देशों में से भारत 111वें स्थान पर है। वहीं अगर भारत का GHI स्कोर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि GHI स्कोर 2023 में भारत का रहा था 28.7। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। टॉप जो रहा था मतलब ये सर्वाधिक अच्छा देश जो रहा है, सबसे ऊपर रहा है, उसका नाम है बेलारूस, तो ये याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो आप याद रखेंगे कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 ये यहाँ से एक प्रश्न ROARO उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था, यही प्रश्न था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की रहने वाली हैं और एक ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है टिंचर आयोडीन किससे बनाई जाती है? देखिए एक ऐसा शैवाल होता है जिसमें अधिक आयोडीन पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि ये जो शैवाल होते हैं अधिकांशतः समुद्रों के आसपास या समुद्रों में पाए जाते हैं, तो इसमें काफ़ी आयोडीन पाई जाती है, जिसके कारण इसमें से ही जो है टिंचर आयोडीन का निर्माण किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है लाइकेन शैवाल तथा ... से मिलकर बने होते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखना होगा कि जो लाइकेन है इनके लिए एक मैंने शॉर्ट में याद रखा है सेक। ठीक है, सेक से आशय है कि ये जो शैवाल हैं और कवक, ठीक है, शैवाल और कवक दोनों ही मिलकर के क्या बनाते हैं, ये लाइकेन बनाते हैं। और इनके आपस में एक संबंध पूछा जाता है कि इनके बीच कौन सा संबंध होता है, तो ये जो है सहजीविता का संबंध रखते हैं, क्योंकि इसमें जो शैवाल होता है ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, कवक नहीं कर सकता, इसलिए भोजन के रूप में जो है शैवाल भोजन निर्माण करता है, वहीं कवक नीचे होते हैं तो जल और खनिज प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से विनिमय का संचलन करके दोनों ही लाभ प्राप्त करते हैं और ऐसी स्थिति को सहजीविता कहते हैं। लाइकेन से एक प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि जो लाइकेन हैं ये किसके सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, क्योंकि ये जो है वायु प्रदूषण के सूचक इसलिए माने जाते हैं कि जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते। अगला प्रश्न है स्पाइरोगायरा कोशिका में हरित लवक कौन सा है? तो देखिए ये जो है, माफ कीजिएगा, स्पाइरोगायरा कोशिका में हरित लवक है, तो ये जो है आकार है एक तरह का स्पाइरल है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है रुक्मणी देवी
अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो आप सभी जानते हैं कि ये आर्टिकल 1 में ही कहा गया है, तो याद रखना है आर्टिकल 1, लेकिन साथ में याद रखना है 2 नाम, मतलब हमारे देश के 2 नाम संविधान में दिए गए हैं, एक है भारत और दूसरा है इंडिया, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ये जो स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर है इसका नाम था विक्रम, और रोवर था एक जिसका नाम था प्रज्ञान। अगला प्रश्न है, शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून बहना किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए ये जो है खून रुकता नहीं है, तो ये विटामिन जो है के की कमी होती है, आप सभी याद रखेंगे। लेकिन साथ में आपको याद ये भी रखना है कि के का रासायनिक नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो फ्लोक्विनोन होता है। अगला प्रश्न है, पीली तथा हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है। देखिए आप सभी जानते हैं कि पीली और हरी सब्जियों में विटामिन ए पर्याप्त रूप से पाई जाती है, लेकिन उनमें विटामिन ए का कौन सा जो है रूप पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो बीटा कैरोटीन, इसका राइट आंसर वी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और उसके राज्य के संदर्भ में आपको बताना है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही है। वहीं बात की जाए नौकरेक की, तो नौकरेक अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये जो है मेघालय में है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, आधिकारिक शुभंकर पाने वाला भारत का पहला वन्यजीव रिजर्व कौन सा है? तो देखिए आधिकारिक रूप से शुभंकर पाने वाला ये वन्यजीव रिजर्व है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के मंडला बालाघाट जिलों में है। ठीक है, साथ में याद रखना है भूर सिंह द बारासिंगा, ये कई बार पूछा जाता है, तो ये आपसे पूछा भी जाएगा, आप इसे याद रख सकते हैं। और ये ऐसा पाने वाला शुभंकर पाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों और उनके कारक के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो विसर्प दी गई है ये नदियाँ बनाती हैं, बिल्कुल सही है। वहीं स्टेक दिया गया है, ये समुद्री तरंगों से बनती हैं, ये भी सही है। मोरेन जो है हिमनद से बनते हैं, मैंने पिछली वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन रखा था। लोएस की बात की जाए तो ये हिमानी नहीं बनाती, यानी कि हिम नदियाँ नहीं बनाती। इनको बनाने वाला कौन होता है? पवनें होती हैं। आप सभी जानते हैं कि लोएस के मैदान पवनों के द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप ऐसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 में कुल कितने मैच खेले गए थे? तो कुल मैचों की बात की जाए तो 22 खेले गए थे, जिसमें से फाइनल जो है RCB और DC के बीच हुआ था। RCB ने ये फाइनल जीता था। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2024 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीती है? तो आप याद रखेंगे कि पर्पल कैप RCB की एक प्लेयर थी श्रेयांका पाटिल, जिन्होंने 13 विकेट लिए थे, यानी कि सर्वाधिक विकेट के लिए ये कैप दी जाती है। तो ये जो है 13 विकेट इन्होंने लिए थे, इसलिए इन्हें पर्पल कैप दी गई है। और ये किस टीम की तरफ से खेली थी? RCB की तरफ से। वहीं बात की जाए आपसे कि ऑरेंज कैप किसे दी गई है, तो ऑरेंज कैप दी गई है एलिस पेरी को, क्योंकि ये भी पूछी जाती है जो खिलाड़ी सर्वाधिक रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप दी जाती है, तो ये भी RCB की प्लेयर थी। आज का अंतिम प्रश्न है, जल में बिना मृदा के पौधों को उगाना क्या कहलाता है? देखिए जल में बिना मृदा के पौधों को उगाना ये जो है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, तो इसका राइट आंसर डी है। आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में ही आप अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।